हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आप देख सकते हो, मैंने लिखा है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी करंट किसी भी कंडक्टर में से फ्लो करता है या किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करता है तो वो कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब जनरलाइज वे में अगर हम लोग मेंशन करें तो तीन टाइप के इफेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट और जो तीसरा होता है वो होता है आपका केमिकल इफेक्ट। ये तीनों ही इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है इनको इनके बिकॉज इनके एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं। सो अगेन वी विल हैव थ्री डिफरेंट वीडियोस कवरिंग थ्री डिफरेंट इफेक्ट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इफेक्ट को कवर करेंगे दोस्तों, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। एक्चुअली कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या एप्लीकेशन है, पॉजिटिव क्या, नेगेटिव क्या। फिर आने वाले दो वीडियोस हमारे बेस्ड रहेंगे, एक रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे और लास्ट जो रहेगा दैट विल बी द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो जो एक हीटिंग इफेक्ट है इसका मैं आपको एक आइडिया देता हूं। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग भी काफी बार फील करते हैं व्हेन यू टॉक ऑन द मोबाइल फोन काफी टाइम तक, सो कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ पावर यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे भी फ्लो होती है जो आपने बैटरी चार्ज करके रखी है उसके थ्रू। सो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा यूज करने से वो चीज गर्म हो जाती है। सेम वे लैपटॉप अगर है आपके पास, मोबाइल कंप्यूटर है, आप कंटिन्यूसली गेम खेल रहे हो, काफी लंबे समय तक टीवी चल रही है, सो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब हम यूज करते हैं तो वहां पे जब भी एनर्जी उसको हम देते हैं सो वी हैव सीन दैट कि वो चीजें गर्म होती है। सो दैट इज व्हाट यू कैन से, जब भी करंट फ्लो होता है सो हमें देखने को मिलता है कि वहां पे हीट जनरेट हो रही है। अब एक्चुअली क्या होता है, जो भी अप्लायंस हमने लगाया है, ओके, दैट अप्लायंस प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस। वो किसका रोल प्ले करता है, वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है। अब रेजिस्टेंस हमें पता है इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। सो जैसे जैसे वहां पे हम लोग उस अप्लायंस को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपोजिशन उसको मिलता है। अपोजिशन की वजह से एनर्जी वहां पे थोड़ी सी लॉस होती है, रिलीज होती है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ये जो है कि हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होने की वजह से हीट जनरेट हो रही है, तो काफी बार हमको लगता है कि चीजें गर्म हो रही है तो हम लोग उसको बंद कर देते हैं। बट बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि रेजिस्टेंस अगर हम ज्यादा रख दें और उसमें अगर हीट जनरेट होती है तो हमारे लिए वो पॉजिटिव भी आउटपुट दे सकती है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस ज्यादा रखना है, कहाँ पे हमको रेजिस्टेंस कम रखना है और दोनों के अपने अपने फायदे वहां पे क्या होने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहला इफेक्ट, दैट इज व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा हम लोगों ने देखा कि when electricity is passed through a high resistance, heat is produced and that is nothing but what you can say heating effect. अब एक्चुअली जो रेजिस्टेंस का काम है, जैसा हमने देखा, so ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, इट अपोजेस करंट, वो करंट को अपोज करता है। सो अगर हम लोग इसको मैकेनिक्स के साथ रिलेट करके देखते हैं या फिर मोशन के साथ, सो काफी बार आपने इसका वर्ड सुना होगा, दैट इज फ्रिक्शन। You might have heard about it. So resistance is nothing but friction only, because friction भी क्या है, वो मोशन को अपोज करता है। So because of this only, friction जैसे हाथ घिसेंगे, so heat is released, because इतना इजीली नहीं हो पा रहा है वो। सेम वे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का वही काम होता है। So सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले, करंट जब भी किसी रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, रेजिस्टेंस गर्म हो जाएगा, इट विल प्रोड्यूस सम हीट एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब बात आती है कि कौन से फैक्टर्स है कंडक्टर से रिलेटेड या फिर रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो डिसाइड करेंगे कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, कितना इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सो उसे भी हम लोग यहाँ पे काफी आसानी से डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं V से। सो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है इट इज वर्क डन बाय चार्ज। यू कैन से Q लिख दिया मैंने, हम लोग चार्ज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वर्क डन के लिए मैं W मेंशन कर देता हूं। सो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब यहां से अगर मुझे W के लिए फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू द चार्ज। सो यहां पे हमें कुछ और बेसिक फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, जैसे करंट इज Q अपॉन T। तो यहां से Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी।
उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ व्हाट आई कैन से V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। सो ये जो फॉर्मूला है Q का और V का वो मैं यहां पुट करता हूं। ओके, so we can say what W is equals to, see V की जगह मैं लिख रहा हूं I इंटू आर और Q की जगह मैं लिख रहा हूं I इंटू टी। सो यहां से मुझे क्या मिल गया, W is I square R into T, and this W is nothing but what, this is heat only, because heat is a form of energy and work is nothing but energy only. Okay, because दोनों की यूनिट सेम है, वर्क भी जूल में आता है, हीट भी जूल में आती है, तो मैं इसकी जगह H लिख सकता हूं। So I can say it is I square R into T. So this is an important relation जो हमको बहुत सारी चीजों को क्लियर करके देता है दोस्तों। जैसे कि देखो H क्या आया, I square R into T. So यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं एक चीज पहले जो बताऊंगा कि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में किसी भी रेजिस्टेंस में जब भी करंट फ्लो होगा, जो भी हीट जनरेट होगी, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, बिकॉज यहाँ पे I स्क्वायर आया है। सेकेंड, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे R आया है, एंड इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। अब जितने ज्यादा देर तक करंट फ्लो कर रहोगे उतनी ज्यादा हीट वहां पे जनरेट होती है। अब जैसे देखो करंट है, करंट तो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे, जो कि हमारे घर पे 220 240 जैसा भी वोल्ट आता है वो फिक्स है, वो तो उतने हम दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगेन जितनी देर तक हमें यूज करना हम कर सकते हैं। जो चीज यहाँ पे डिसाइड करेगी वो रहेगी रेजिस्टेंस। आप जितना रेजिस्टेंस ज्यादा रखोगे उतनी हीट ज्यादा जनरेट होगी। जैसे एप्लीकेशन, ओके, जहां पे ज्यादा जरूरी है वहां पे हम ज्यादा भी रखेंगे, जहां पे कम जरूरी है वहां पे हम लोग कम भी रखेंगे। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द रिलेशन विच वी मस्ट रिमेंबर, ओके, जब भी हम लोग को हीट कैलकुलेट करनी रहती है वहां पे। अब ये जो रिलेशन आया है H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी, इसे हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ। इट इज नथिंग बट व्हाट, जूल्स लॉ, यू कैन से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो मैंने पहले बताया वही उसने भी बताया, क्या, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, is directly proportional to the resistance and is directly proportional to the time for which the current flows. तीनों को कंबाइन कर दिया, मुझे मिल गया H is equals to I square R into T. अब ये जो इक्वेशन है इसे मैं अलग अलग फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, देखते हैं हम लोग कैसे कैसे उसको अलग फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अलग अलग फॉर्म में वो इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो जूल्स लॉ के हिसाब से हमने जो लिखा H is equals to what, I स्क्वायर R इंटू टी, ये इक्वेशन मुझे वहां पे मिला। अब इसके और दो फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि बाय ओम्स लॉ, अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं, सो ओम्स लॉ के हिसाब से मुझे पता है V इज इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, तो यहां से मैंने लिख दिया I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके, तो अब ये I की वैल्यू हमने यहां पुट करनी है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो H इज इक्वल्स टू व्हाट, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। एक R कट कर देते हैं, तो यहां पे मुझे हीट का दूसरा फॉर्मूला मिल गया, एंड दैट इज V स्क्वायर T अपॉन R। सो हम लोग इस फॉर्मूले को भी वहां पे यूज कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला है जो कि जनरल फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूले के मैंने अगेन ओम्स लॉ यूज करना है। अब मैं यूज करूंगा यहां से रेजिस्टेंस, R इज व्हाट, V अपॉन I। अब ये R V अपॉन I मैंने यहां पुट करना है, सो H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा मेरा I स्क्वायर एज इट इज, R की जगह आ गया V अपॉन I, एंड दैट इज टाइम T। So you can say H is equals to what, V into I into T। ये मुझे तीसरा फॉर्मूला मिलता है। So एक है I स्क्वायर R into T, अगला है V स्क्वायर T अपॉन R, और लास्ट वाला है V इंटू I इंटू टी। ये जो भी फॉर्मूले मैंने डिराइव किए अगले दो, ये डिपेंड करते हैं किस पे, ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ की वैल्यू पुट की यहाँ पे। अब अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, जो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, पावर जो टॉपिक हमने पढ़ा था, उस टॉपिक में मैंने पावर के लिए अलग अलग फॉर्मूले लिखे थे। पावर का एक फॉर्मूला V इंटू आई, पावर का दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू आर, पावर का तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन आर। और अगर आप हीट का फॉर्मूला देख रहे होंगे तो यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। देखो I स्क्वायर आर पहले में प्रेजेंट है, V इंटू आई ये तीसरे में प्रेजेंट है, और V स्क्वायर अपॉन आर ये आपके दूसरे में प्रेजेंट है। सो सिंपल लैंग्वेज में जो हीट जनरेट होती है दैट इज H,
इसे आप लिख सकते हो P इंटू टी, बिकॉज हर जगह पे वहां पे पावर का फॉर्मूला प्रेजेंट है, तो ये चौथा फॉर्मूला भी हो जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर। जितना पावर रेटिंग रहेगा उतनी हीट ज्यादा जनरेट होती है वहां पे। ओके, सो ये है अलग अलग फॉर्मूले, जिन फॉर्मूलों में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी फॉर्मूले है, यहाँ पे जो भी आप हीट निकालते हो उस हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करते जूल्स में। सी बार बार मैं इस चीज पे मेरे सारे न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो में आपको बताते आया हूं कि यूनिट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम लोग क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेते हैं, बट गड़बड़ करता है यूनिट, हम लोग यूनिट लगाने भूल जाते हैं। सो अगर आई स्क्वायर आर इंटू टी है, वी स्क्वायर टी अपॉन आर है, वी इंटू आई इंटू टी है या पी इंटू टी है, सो आपके जो पावर है, हीट है, उसका यूनिट क्या आएगा? जूल्स। अब काफी बार मुझे कहा जाता है कि कैलोरीज में निकालिए आंसर। ओके, हमें काय में निकालना है? कैलोरीज में। सो एक रिलेशन बताता हूं, 1 जूल इज इक्वल्स टू 4.18 कैलोरीज होता है। मतलब यहां से अगर मुझे 1 कैलोरी का वैल्यू चाहिए, ओके, तो ये 4.18 जो मैं उस तरफ दे दूंगा, सो 1 अपॉन 4.18 जूल इज नथिंग बट व्हाट? 1 कैलोरी। सो इफ यू वांट योर आंसर इन कैलोरीज, तो जो भी फॉर्मूले हैं इनके नीचे 4.18 आ जाएगा। मतलब अगर इस इक्वेशन को मैं कैलोरी के फॉर्म में लिखूं, सो वो आ जाएगा H इज आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन 4.18। नाउ दिस आंसर इज इन कैलोरीज। सो अगर मुझे जूल में पूछा है तो मैं 4.18 से डिवाइड नहीं करूंगा, और अगर मुझे आंसर चाहिए है कैलोरीज में, सो मैं उसे 4.18 से डिवाइड करता हूं। सो दिस इज व्हाट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल अबाउट। ओके, अब हम लोग देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस जहां पे हीटिंग इफेक्ट बहुत जरूरी होता है और उसका मैं पॉजिटिव यूज डे टू डे लाइफ में करता हूं वहां पे। आइए देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस जो बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट पे। जैसे कि पहला है इलेक्ट्रिक आयन। ओके, इलेक्ट्रिक आयन हम सभी ने देखा होगा, इस्त्री करने के लिए जैसे हम लोग यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रिक आयन जो होती है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? नाइक्रोम वायर का एक कॉइल यूज करते हैं। अब ये जो कॉइल हमें सेलेक्ट करना होता है, जनरली हम लोग देखते हैं कि उसका रेजिस्टेंस हम लोग बहुत ज्यादा रखते हैं। ओके, आपको एक गिव रीजन भी आ सकता है, एक सैंपल क्वेश्चन भी वहां पे बनता है कि जो कॉइल हम लोग इलेक्ट्रिक आयन में यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों होना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि जो भी हीट जनरेट होती है उसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू टी। सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि H is proportional to R and this is what we have seen according to the Joule's law. So if you will have higher resistance value, the more amount of heat will be generated. So यही काम मेरी ये कॉइल यहाँ पे करती है। A high resistance coil is used in electric iron so that जब भी करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, so हीट भी ज्यादा जनरेट होगा, और हीट ज्यादा जनरेट होगा, फटाक से वो गर्म हो जाएगा और आसानी से मैं आयनिंग कर सकता हूं। इसी तरह से दूसरा एक एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में भी एक कॉइल होता है। ओके, या फिर गीजर भी अगर आप देखते हो तो गीजर के अंदर भी एक कॉइल होता है, टोस्टर के अंदर कॉइल होता है, इलेक्ट्रिक केटल जो होती है उसमें भी एक कॉइल ही प्रेजेंट होता है। सो ये जो कॉइल वाली जो भी चीजें हैं, यहाँ पे हम लोग क्या फोकस करते हैं? रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा है तो लॉ के हिसाब से वहां पे ज्यादा हीट जनरेट होगी, और ज्यादा हीट जनरेट होती है सो मेरा जो भी काम है वो भी फास्ट होगा। जैसे हमें पानी गर्म करना है, फास्ट हो जाएगा, चाय बनानी है, जल्दी बन जाएगी। मतलब जो एनर्जी है वो एनर्जी को मैं वहां पे बचा सकता हूं। सो ये थे हमारे पहले दो एप्लीकेशंस, जिसमें पहला हमने देखा इलेक्ट्रिक आयन। ओके, और नेक्स्ट जो था दैट वाज इलेक्ट्रिक हीट। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब, विच इज एन इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हमने देखा है, हम सभी को पता है, टंगस्टन मेटल की एक फिलामेंट प्रेजेंट होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इट्स नियर अबाउट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है। सो करते क्या है, हम लोग जनरली देखा होगा, बल्ब जैसे ही ग्लो करता है तो जो फिलामेंट है इट एमिट्स द लाइट। हायर रेजिस्टेंस होने की वजह से जैसे ही वो गर्म होता है सो वो एनर्जी को लाइट के फॉर्म में एमिट करता है, और उसी को हम लोग यूज करते हैं रूम में उजाला लाने के लिए। सो यहाँ पे जो उसकी मेन प्रॉपर्टी दैट इज इट हैज हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड लो रेट ऑफ इवापोरेशन एट हाई टेम्परेचर। फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है। ओके, और लो रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेट भी इतना ज्यादा नहीं होता।
बट काफी बार हमने देखा है कि बल्ब उड़ जाता है, वो कॉइल टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द कॉइल, जो टंगस्टन मेटल वहां पे यूज हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी को पता भी होगी, शायद नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूं आपको, कि जो बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर जो होता है ना, हम लोग वहां पे एक इनर्ट एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। और इस इनर्ट एनवायरमेंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनर्ट गैसेस को। अभी जो इनर्ट गैसेस क्या होगी, अंदर रिएक्टिविटी नहीं होने देगी, बिकॉज अगर हवा भरती तो हवा में और भी बहुत सारी गैसेस हो सकता है ऑक्सीडेशन हो जाए कहीं पे। बट अगर इनर्ट गैसेस प्रेजेंट है तो इनर्ट गैसेस की मदद से एक इनर्ट एनवायरमेंट क्रिएट होगा, और जिसकी मदद से जो फिलामेंट है वो अपना काम आसानी से करता है। सो यहां पे भी हमने क्या देखा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से मुझे आसानी से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होके मिलती है। सो दोस्तों ये जो तीनों एप्लीकेशन थे, बीच बीच में बहुत सारे और भी देखे हमने। सो ये सारे एप्लीकेशन ऐसे थे जहां पे मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा चाहिए था, और रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर मेरा अकॉर्डिंगली होता है तो मुझे ज्यादा हीट मिलेगी, और ज्यादा हीट मिलेगी तो मेरा एप्लीकेशन में पॉजिटिवली यूज कर सकता हूं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपने काफी बार सुना होगा फ्यूज चला गया है, ओके और जरूरी भी है इलेक्ट्रिक फ्यूज का होना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ना वो हमारे इनपुट के साथ लगा होता है। काफी बार आपने देखा होगा एक लाल कलर की लाइट जल रही होती है इलेक्ट्रिक बोर्ड में, उसके बाजू में एक छोटा सा प्लग इन किया होता है, तो उसमें एक छोटी वायर होती है। सो वो जो वायर हम लोग यूज करते हैं वो होती है इलेक्ट्रिक फ्यूज। एक्चुअली काम क्या करना होता है इसमें, जैसे ही ज्यादा करंट हमारे इसमें आएगा तो ज्यादा करंट आने से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, वो जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगी। अब उसके मेल्ट होने के लिए जरूरी क्या है कि उसका जो पर्टिकुलर बनावट है या उसका जो डायमेंशन है, इट शुड बी फिक्स। सबसे सिंपल वर्ड में मैं कहूंगा कि यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट अगर कम है तो थोड़ी भी हीट जनरेट हो गई तो हीट जनरेट होने की वजह से वायर मेल्ट हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट जैसे ही ब्रेक हो जाएगा वैसे आगे के जो भी अप्लायंसेस है वो आसानी से बच सकते हैं। तो यहां पे भी ये मेल्ट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द हीट। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स जो हम लोग हीटिंग इफेक्ट के लिए वहां पे देखते हैं। सो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होना चाहिए। वो इसलिए कम होना चाहिए ताकि थोड़ी भी हीट जनरेट हो जाएगी सो वायर मेल्ट हो जाएगा। इन दिनों आप देख सकते हो एमसीबी स्विचेस लगे होते हैं हम लोग के घर में, मतलब फ्यूज को रिप्लेस कर दिया गया एमसीबी स्विचेस से। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, थोड़ा भी ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशन होता है, इधर उधर होता है तो स्विच गिर जाता है, फिर थोड़े टाइम के बाद हम लोग उस स्विच को ऊपर कर देते हैं। सो उसका भी वही काम होता है। सो जो भी टाइप के फ्यूजेस है वो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, बट जो मेन फंक्शन आपको याद ये रखना है कि वो सर्किट ब्रेकर का काम करता है जब भी फ्लक्चुएशन आती है या फिर ज्यादा करंट हमारे सर्किट में आने वाली होती है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे हमने देखा कि हीट क्यों जनरेट होती है, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उसे चेक करने के लिए। ओके, लॉ क्या लगाना होता है, जूल्स में कैसे कैलकुलेट होगा, कैलोरीज में कैसे कैलकुलेट होगा, और फिर कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ पे हम लोगों ने देखे। इसके बाद वाले वीडियो में जैसा मैंने कहा दोस्तों हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखेंगे, केमिकल इफेक्ट भी देखेंगे, इवन वी विल हैव अ डिफरेंट वीडियो फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पे हम लोग जूल्स लॉ जो है उसे वहां पे अलग अलग फॉर्मूलेस के हिसाब से यूज करते हैं और पता लगाते हैं कि कहां पे कितनी हीट जनरेट होगी। दोस्तों जो फॉर्मूला हमने जूल्स लॉ के लिए यूज करना है, जूल्स लॉ कनेक्टेड है हीटिंग इफेक्ट के साथ। किसी भी कंडक्टर में जो हीट जनरेट होती है उसे हम लोग देते हैं H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी के साथ। और इसी इक्वेशन के कुछ अलग अलग फॉर्म्स भी हमने देखे थे। हीट को हम लोग वी स्क्वायर टी अपॉन आर से भी देते हैं, और एक तीसरा होता है V इंटू आई इंटू टी, एंड द लास्ट वन इज जो वहां पे आपको समराइज करके बताया था वो था P इंटू टी, मतलब पावर इंटू टाइम से भी हम लोग उसको देते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी हो सकती है दैट इज, अगर मुझे कहा गया कि वैल्यू मुझे चाहिए है कैलोरीज में, सो हम लोग इसको 4.18 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। सो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे मुझे जो है हीट देने वाले जूल्स में और यहाँ पे मुझे हीट मिलने वाली है कैलोरीज में। सिंपल सा फंडा है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वहां पे करना पड़ेगा। दोस्तों एज यूजुअल जो भी हमारे न्यूमेरिकल के वीडियो होते हैं लास्ट में आपके लिए असाइनमेंट भी हम लोग रखते हैं, तो आज भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग वहां रखने वाले हैं
जिसे आप सॉल्व करके आपके जो भी आंसर उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और अगर कोई डाउट आता है तो आप उस डाउट को हमें पूछ सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन जूल्स लॉ की। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयन। ओके, सो हमें बोला गया है करंट फाइंड करने के लिए, और सेकंड पूछा गया हीट प्रोड्यूस इन 10 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग गिवन वैल्यूज लिख लेंगे यहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस, सो मुझे दिया है 250 वोल्ट, रेजिस्टेंस आर मुझे दिया है 500 ओम्स, और टाइम भी दिया है जो मुझे सेकंड के लिए लगेगा, एंड दैट इज 10 सेकेंड्स। तो हम लोग शुरुआत में उसको मेंशन कर देते हैं। अब मुझे फाइंड करना है करंट, और करंट फाइंड करना है, और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया है। सो आप जो सोच रहे हो मैं वही करने वाला हूं, दैट इज मैं लगाऊंगा ओम्स लॉ। ठीक है, सो आई कैन राइट बाय ओम्स लॉ फॉर द फर्स्ट वन, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। सो यहां से I हो जाएगा V अपॉन R, जो कि है 250 अपॉन 500, विच इज नथिंग बट 1/2, और यू कैन राइट 0.5 एम्पियर। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, ये काफी सिंपल सा है कि हम लोगों को ओम्स लॉ यूज करना है, वहां से I का वैल्यू आसानी से मिल जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन में या सेकेंड पार्ट में जो मुझे बोला है दैट इज हीट प्रोड्यूस। सो हीट प्रोड्यूस करने के लिए जूल्स लॉ है हमारे पास, तो वी कैन राइट बाय जूल्स लॉ H इज नथिंग बट I स्क्वायर R इंटू टी। सी आपके पास I भी है जो भी आपने थोड़ी देर पहले निकाला, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, और टाइम आपके पास पता है। सो वो हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर इंटू 500 इंटू 10। सो 0.5 का स्क्वायर इट इज 0.25 इंटू 500, एंड दैट इज इंटू 10। सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो आपको मिलता है 1250 जूल्स। सी मुझे यहाँ पे मेंशन नहीं था कि मुझे कैलोरीज में चाहिए है, इसलिए हम लोगों ने उसको जनरली सॉल्व किया। 4.18 की कोई जरूरत नहीं है। सो बिन काम का किसी भी चीज को लाना नहीं है, जो चीज बोली है बोला गया तो ही करेंगे, नहीं बोला गया सिंपल सा फॉर्मूला डालो, वैल्यूज पुट करो एंड गो ऑन मल्टीप्लीकेशन ओवर देयर। बढ़ते आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन। अब यहाँ पे थोड़ा सा गिवन उन्होंने बदल दिया है, मुझे कहा गया है 96,000 कूलम ऑफ चार्जेस, मतलब मुझे अभी Q का वैल्यू दिया है एंड इट इज नथिंग बट 96,000 कूलम इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। सो टाइम इज गिवन एज व्हाट 1 आवर। सो इसे मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, और वो आता है 3600 सेकेंड्स, एंड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज 50 वोल्ट। मुझे हीट जनरेट निकालना है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हर एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट ही और शी में यूज सम डिफरेंट कंसेप्ट, बिकॉज फॉर्मूले बहुत सारे हैं। सो सी हियर, सबसे पहले जो मुझे यूज करना रहेगा दैट इज करंट मुझे निकालना है, और जिसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है Q अपॉन T, बिकॉज करंट की कोई बात यहाँ पे हुई नहीं है। ओके, सो मैं निकालूंगा Q अपॉन T से 96,000 को डिवाइड मैंने करना है 3600 के साथ, 2 0 कट कर देंगे। सो 960 डिवाइडेड बाय 36, सो कहीं ना कहीं आपको 26.67 एम्पियर ये वैल्यू वहां पे मिल सकती है, अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशंस वहां पे करते हो तो। अब मेरे पास है करंट, मेरे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, मेरे पास है टाइम। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके, ठीक है। जो पहला तरीका है उस तरीके में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हीट प्रोड्यूसेस V इंटू आई इंटू टी, ये भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास इसकी वैल्यू है 50, आपके पास I है 26.67 एंड द टाइम इज 3600। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी जूल वैल्यू। दूसरा तरीका जो स्टूडेंट यूज कर सकते हैं जिनको ये फॉर्मूला रिकॉल नहीं होता है टाइम पे, काफी बार बच्चों में फॉर्मूले रिकॉल नहीं होते, सर ने एक ही बोला है, मुझे बस एक ही फॉर्मूला पता है, दैट इज H इज व्हाट I स्क्वायर R इंटू टी, बस मुझे यही यूज करना है। सो करंट तो आपके पास आ चुका है, आपके पास टाइम भी, बट आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है। तो उस केस में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ओम्स लॉ को यूज करते हैं। बच्चे ओम्स लॉ का पीछे कभी नहीं छोड़ते, बस जहां मर्जी है वहां लगा देते। सो ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू IR हो जाएगा। सो R की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन I। सो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है,
करंट भी आपने निकाला, तो यहां से वो लोग पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं और उस रेजिस्टेंस को वो लोग यूज करते हैं यहां पर। ओके, सो दो तरीके हो सकते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो I²R×T, या फिर आप इसी को मॉडिफाई कर दो, तो आपको एक ही मल्टीप्लीकेशन में जो भी आंसर है वो वहां पे मिलेगा। सो दिस वाज अवर सेकंड न्यूमेरिकल। ओके, हाँ मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, कुछ काम आपके लिए भी छोड़ रहा हूं। तो इसका जो भी आंसर आएगा काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट फिर मैं वेरीफाई करके आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं वहां पे। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ एंड डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहले उसे सीरीज में लगाया और बाद में उसे पैरेलल में लगाया। पोटेंशियल डिफरेंस जो मैं लगा रहा हूं वो सेम है, तो मुझे ये बताना है कि रेशियो क्या रहेगा जो हीट प्रोड्यूस रहेगा उसका। ओके, सो ये जो कॉम्बिनेशन मुझे दिए है ये मुझे बस ये बताते हैं कि दोनों केस में रेजिस्टेंस अलग अलग है। सो सबसे पहले जब हम लोग शुरुआत करेंगे, सो हम लोग बात करेंगे कि लेट कैन से द रेजिस्टेंसेस ऑफ टू वायर्स बी एक्स एंड एक्स, दोनों के रेजिस्टेंस सेम ही रहेंगे, इसलिए दोनों को एक्स ही ले लिया मैंने वहां पे। ओके, सो पहले केस में कैन से जब वो सीरीज में लगाने वाले हम लोग, सो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो रहेगा x प्लस एक्स, सो वो कितना हो जाएगा, वो 2x ओहम्स हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी 2x ओहम्स। अब जो लॉ हमें पता है, ओके, हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे लॉ पे। अकॉर्डिंग टू द लॉ, heat generated is proportional to what? Resistance. Simple language. So what you can say, HS में यूज करता हूं सीरीज के लिए। So ये किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा वहां पे, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा R को, और जो कि यहां पे हम लोग यूज करेंगे दैट इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू 2x, और प्रोपोर्शनल टू 2x रहेगा, दैट इज नंबर 1 यू कैन से। ठीक है, ये मुझे पहला मिल गया। मैं अभी कोई कांस्टेंट वांस्टेंट नहीं पुट कर रहा हूं, हम लोग डायरेक्टली उसका रेशियो वहां पे ले लेंगे। आप सोच रहे होंगे सर करंट और टाइम हमने कुछ यूज नहीं किया, बिकॉज कुछ जरूरत भी नहीं है ना, बिकॉज रेजिस्टेंस ही वैरी कर रहे हैं, एक बार सीरीज में लगा एक बार पैरेलल में लगा रहे हैं। अब दूसरी बारी आती है पैरेलल की। सो पैरेलल के लिए मुझे जब रेजिस्टेंस की जरूरत होगी तो मैं लिखूंगा 1/R इज व्हाट 1/x प्लस 1/x। ओके, 1/x और 1/x वहां पे हो जाएगा। सो यहाँ पे वो मुझे मिल गया कितना, 2/x। सो यहाँ पे R कितना हो गया मेरा, x/2 हो गया। ओके, सो यहां से अगर मैं लॉ लगाता हूं यहाँ पे, सो मैं HP के लिए इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, HP इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x/2। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव टू रिमेंबर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 लगा देता हूं। सो मैंने पहले सीरीज और पैरेलल के लिए हीट का और रेजिस्टेंस का रिलेशन निकाल लिया है। अब दूसरी बारी आती है करंट की। पोटेंशियल डिफरेंस तो भले ही सेम है, बट करंट तो वैरी करेगा। ओके, सो मैं उसी को यहां पे मेंशन कर सकता हूं, या फिर हम लोग उसे अलग से भी निकाल सकते हैं। अलग से निकाला हुआ हमेशा बेटर रहता है, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं देता है वो। तो ये रेजिस्टेंस की बात थी, अब हम लोग करंट की बात कर लेते हैं। सो करंट का जो फॉर्मूला होता है, I इज व्हाट, V/R होता है वहां पे। ओके, सो वोल्टेज सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अगर करंट में सीरीज का लेता हूं, सो वो क्या हो जाएगा, V/, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है आपका 2x, इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। उसके बाद अगर मैं करंट पैरेलल का लेता हूं तो वो भी हो जाएगा V/R, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, x/2 है। सो वो हो गया V(x/2), 2 ऊपर चला जाएगा, वो हो जाएगा 2V/x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ओके, देखो करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए हमें उसका भी रिलेशन वहां पे निकालना बहुत जरूरी है। अब मैंने क्या करना है, H सीरीज अपॉन H पैरेलल। ओके, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, I सीरीज स्क्वायर R सीरीज इंटू T, I पैरेलल स्क्वायर RP। ओके, और यहां पे क्या आ जाएगा, T। अब एक काम करते हैं, इसको RS और RP डिनोट कर देते हैं, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमें। TT कैंसिल। करंट का वैल्यू क्या मिला है, V/2x। सो V/2x का स्क्वायर
सीरीज रेजिस्टेंस कितना मिला मुझे 2x, तो इसे 2x लिख देते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय करंट इन पैरेलल इज हाउ मच 2v अपॉन x, so दैट इज 2v अपॉन x, उसका स्क्वायर हो जाएगा वो, और रेजिस्टेंस कितना मिला है मुझे, वो मिला है मुझे x/2। तो देखो अब यहाँ पे v, ये v स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 2x है, यहाँ पे 4 इंटू वी स्क्वायर, उसके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर इंटू क्या है x/2, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स काट दो पहले तो, ओके। साथ ही साथ आपके वी स्क्वायर भी कट हो जाएंगे, उसके बाद ये x भी कट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास बचता क्या है, देखो ये डिनोमिनेटर में है तो भैया नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 हो गया, और ऑलरेडी यहाँ पे 4 था तो इंटू 4, तो इसके साथ ये कट हो गया, मुझे रेशो क्या मिल गया 1/4। सो अगर मैं सीरीज से पैरेलल जाता हूं विद सेम रेजिस्टेंस, so the amount of heat generated, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं H series upon H parallel, the ratio you will get is what 1:4, okay। so parallel में 4 times series में it is 1 time, इस तरीके से हम लोग उस रिलेशन को वहां पे डिराइव करके बता सकते हैं। so ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये रिलेशंस निकालना बहुत जरूरी है, और फाइनली इक्वेशन। काफी सारे बच्चे जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गई होती है वो डायरेक्टली यहाँ से भी शुरुआत करते हैं, बिकॉज उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। बट अगर बेसिक लेवल से शुरुआत करनी है तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग जाते हैं तो गलतियां बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने देखने थे जूल्स लॉ के ऊपर, और जैसे आपको बोला शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रख रहे हैं, सो दैट आप भी कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि हमारी प्रैक्टिस कितनी है और कितनी नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल पे, आपके लिए ऐसे ही मजेदार न्यूमेरिकल्स और इजी कंसेप्ट के थ्रू कैसे उसे सॉल्व करना है ये हम लोग लाते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।